अच्छा, आज हम पढ़ेंगे HTML टेबल्स, ठीक है। और HTML के फॉर्म्स, अगर अब हमने टेबल टाइप पे कर लिए तो HTML के फॉर्म्स पढ़ेंगे। अच्छा, अब HTML के टेबल, लोग कहते हैं कि आप HTML के टेबल्स क्यों पढ़ाते हैं, बाकी जो कह लें बूटस्ट्रैप वगैरह उससे भी ये काम हो जाता है, या टेबल जरा से मुश्किल लगते हैं उन्हें या बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो हम HTML के टेबल्स इसलिए बनाते हैं कि आजकल भी जहाँ पे ये आप CSS या JS ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो काफ़ी ऐसी जगह जिस तरह ईमेल के अंदर न्यूज़लेटर आते हैं आपको, वहाँ पे आपको टेबल्स बना के ही काम करना पड़ता है, ठीक है। हमारे जो ये जो ब्राउज़र है ना हमारे, जिस तरह गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, मोजिला है, इनके पास तो बहुत सारी सपोर्ट होती है काफ़ी सारी चीज़ें खोलने के लिए। लेकिन अगर आप कह लें कि अगर मैंने किसी वेब के ऊपर HTML कहीं पे भेजनी है और वो ब्राउज़र पे ओपन नहीं होगी, ठीक है, जिस तरह ईमेल क्लाइंट्स होते हैं ना, आउटलुक हो गया या और चीज़ें हो गई, उसके ऊपर ओपन होगी, तो वो क्या करते हैं, वो CSS को, या कुछ एलिमेंट्स होते हैं CSS के, उनको सपोर्ट नहीं करते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम ये HTML टेबल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। टेबल्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? टेबल्स हम फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। बल्कि मैं स्लैक खोल लेता हूँ। अच्छा, ये एक और बात है कि सॉरी, ये मैं स्लैक पे आपको टाइम नहीं दे सका पिछले 2-3 दिनों से। असल में मैं आजकल काफ़ी बिजी होता हूँ। हाँ हाँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्लैक पे भी रिस्पॉन्स कर दिया करूँ। बल्कि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम स्लैक को ही देख लेते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन वगैरह ना, मैं उनको एड्रेस कर लेता हूँ जल्दी से। अच्छा मैम, वैसे तो मैं यहाँ पे समरी लिखना है, हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन वगैरह हैं, काफ़ी लोगों के रिप्लाई नहीं किए हुए मैंने, मैं वो देख लेता हूँ। अच्छा, ये अपवर्क के जो टेस्ट है ना, पूछ रहे हैं आमिर जावेद के, जो फाइवर का टेस्ट देके ना मैं गिग की रैंकिंग बेहतर कर सकता हूँ। तो फाइवर की, अच्छा, अब जिस तरह मैंने बताया था ना कि फाइवर का कोई भी गिग होता है, उसके जो आप स्किल्स डालते हैं नीचे, फाइवर, तो उसमें क्या होता है, कई स्किल्स को करने के लिए, देखने के लिए, आपके ना कई स्किल्स को लाने के लिए, जिस, ये तो वही कल वाले स्किल है, कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं ये पब्लिक रिलेशन या कंटेंट मार्केटिंग खोल लेता हूँ। अच्छा, कई स्किल्स को करने के लिए ना, आपके यहाँ पे शो करने के लिए आपको उसका टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे गया ये, ठीक है। अब ये तो आसान आसान सी चीज़ें हैं, इसका टेस्ट उन्होंने बनाया नहीं होगा फाइवर ने, या कुछ इस तरह का होगा। तो फाइवर का ये होता है कि अगर आपने ये डाला हुआ है, क्या लेंगे, कीवर्ड, जिस तरह HTML का डाला हुआ है कीवर्ड और HTML का टेस्ट दिया हुआ है, तो आपका जो कीवर्ड है ना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा रैंकिंग में बेहतरी मिलेगी। और दूसरा, वो क्या, जब प्रोफाइल देखेगा ना बंदा आपकी, कि आपसे काम करवाना है, तब उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो अपवर्क के टेस्ट थे, अपवर्क ने अपने टेस्ट जो हैं वो बंद कर दिए हैं। रैंकिंग और अपवर्क ने अपने टेस्ट बंद किए। अच्छा जी, बाकी तो असाइनमेंट कहाँ सबमिट करनी है, ये करवा दी होगी। असाइनमेंट का टॉपिक, एसवीजी इमेज का कलर कैसे चेंज करना है। यार, ये आप ना एडोब इलस्ट्रेटर का कोई ट्यूटोरियल देख लें। अच्छा, एक, अगर किसी ने ग्राफिक्स वगैरह को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है ना अपने, तो एक यूट्यूब का चैनल है, क्या नाम था, GFX मेंटोर था शायद।
पाकिस्तानी है, कराची से, और उसने ना ये सारी सीरीज निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको एडोब इलस्ट्रेटर के, फोटोशॉप के और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा चैनल है GFX मेंटोर, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जो भी आप सर्च करेंगे ना इस पे GFX मेंटोर का, वो उर्दू में आपको बात सारी बता देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा चैनल है, इसका लिंक मैं दे दूँ आपको। हाँ, लिंक दे। अच्छा, अम, अच्छा ये आपने गिग बनाई है ना, मैं आप ये रिमाइंडर रख लेता हूँ इसको, और मैं इसको बाद में देख लूँगा, ठीक है। महरीन शाह क्या कह रही हैं? अच्छा हाँ, ये ठीक है। हम्म, ठीक है। अच्छा, अब बाकी मैं बाद में देख लूँगा। तो अब आज जो हमने काम शुरू करना है ना, वो हमने शुरू करना है HTML का। अच्छा, ये कुछ लोगों ने और सवाल कर लिए हैं। ये स्लाइड्स में कुछ नहीं है, आप W3 स्कूल से देख लें, स्लाइड में शेयर नहीं कर सकता पॉलिसी, अब इसके बारे में काफ़ी हम बात कर चुके हैं। इसे स्लैक पे अपना एक अलग थ्रेड बना दें जहाँ सिर्फ आपकी पोस्ट शेयर हो। यार ये जो, हाँ, मैं दूसरी चीज़ ये थी कि आपने ना जनरल में आप सारी पोस्ट शेयर कर सकते हैं, समरी में आप पोस्ट शेयर ना किया करें, बल्कि मैं जो होती है वो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो जनरल में तो आप कर सकते हैं चीज़ें शेयर, तो उसके बाद इसमें जनरल में आप सारे पोस्ट कर सकते हैं, समरी में खाली मेरी पोस्ट होंगी, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई पोस्ट बनानी हुई तो हम बना लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। सर डिस्क्राइब लेबल इन HTML, यार ये लेबल ना आज हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह जब फॉर्म्स के ऊपर जाएंगे। सर FAQ होता है, FAQ होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसका मतलब होता है कि जो पॉसिबल क्वेश्चन जो क्लाइंट आपसे पूछते हैं ना, तो वो आप वैसे ही पहले से ही आंसर करके ना अपने प्रोफाइल में लिख देते हैं उसको, ठीक है। ऑलरेडी वॉट GFX, हाँ ये अच्छी, ये मैं वो कोई खातून थी वो पूछ रही थी मेरे से कि एडोब इलस्ट्रेटर का क्या करना है, तो उनको मैंने बताया था। तो ये काफ़ी अच्छा चैनल है, पाकिस्तान में ना आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे HTML के भी, शायद HTML में इंडियंस हैं कुछ अच्छे जो काफ़ी चीज़ को ना ठहर ठहर के और अच्छा समझाते हैं, ठीक। चलिए, अच्छा तो हम HTML टेबल्स की बात कर रहे थे, अब HTML टेबल्स को हम क्यों यूज़ करेंगे। टेबल्स आपको पता है क्या होते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने वर्ड या एक्सेल यूज़ की होगी तो उसमें भी हमने टेबल्स वगैरह बनाए होंगे, लेकिन HTML के टेबल्स को एक तो हम डाटा दिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो HTML टेबल एज ए टेबल्स भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो मेन मकसद होता है टेबल को यूज़ करने का वो होता है फॉर्मेटिंग करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज़ है ना यहाँ पे, तो मैं ये एक रो में है, एक एक रो में एक सेल बना के इसको मैं दिखा सकता हूँ, ये भी एक रो में एक सेल बना के मैं इसको दिखा सकता हूँ, एक रो में एक सेल बना के मैं इसको दिखा सकता हूँ। लेकिन जब यहाँ पे आऊँगा मैं, तो यहाँ पे देखें ये दो चीज़ें हैं, एक ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है। अब मैं इसको कैसे दिखाऊंगा HTML में, तो इसमें क्या करते हैं हम कि ये एक रो ये हो गई और उसमें दो सेल आ जाते हैं, एक ये सेल और एक ये सेल, ठीक है। फिर मैं एक इमेज यहाँ पे डाल लूंगा, एक इमेज यहाँ पे डाल लूंगा, तो ये मेरा बिल्कुल जिस तरह से मैं फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ या लेआउट बनाना चाह रहा हूँ तो वो हम उसको बना देंगे, ठीक है। तो जो हम HTML टेबल्स पढ़ रहे हैं, अभी तो जो प्रैक्टिस करेंगे वो तो सारे डेटा वगैरह की होगी,
तो लेकिन HTML को टेबल्स हम यूज किस लिए करेंगे? लेआउट्स बनाने के लिए, ठीक है। हमने HTML में ये तो सीख लिया ना कि चीजें डालनी किस तरह से। अब हम ये चीज देखेंगे कि इस चीजों को कह लें कि फॉर्मेट किस तरह से करना है। तो फॉर्मेट अगर मैं टेबल बना लूं कि एक पूरा ग्रिड सा बन जाता है, ठीक है, और उस टेबल के अंदर मैं देखता हूँ कि किस सेल के अंदर मैंने क्या डालना है, ठीक है। टेबल्स क्या होते हैं? रोज और कॉलम्स ही होते हैं ना। और एक जो ये जिस तरह से ये एक एग्जांपल है हमारे पास रो और कॉलम्स की, रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम टू, रो टू कॉलम वन, टू टू कॉलम टू। तो अब इसमें एक जो क्या लें कि यूनिट होगा, इसको हम सेल कह देते हैं, ठीक है। तो हम टेबल बना के देखते हैं। टेबल बनाना बड़ा ही आसान है। ये आहिस्ता आहिस्ता आप साथ साथ करते जाएं तो वो भी अच्छा है। अगर साथ साथ नहीं करना आपने तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। अच्छा, मैं यहीं पे टेबल बना लेता हूँ, न्यू HTML का डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। तो उसका नाम हम रीनेम करते हैं, इसको कहते हैं टेबल डॉट HTML। अच्छा, एक कन्वेंशन मैं आपको अगर अभी से बता दूं कि आपने जब जब भी आप कोई फाइल्स के नाम वगैरह रखे ना, तो स्मॉल लेटर से शुरू कर लें, या अगर कैपिटल लेटर से आपने शुरू करने तो सारे कैपिटल लेटर से शुरू। क्यों? क्योंकि विंडोज में तो ये इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब आप होस्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो वो यूजुअली लिनक्स की होस्टिंग होती है। तो लिनक्स में, अच्छा अब मैं नई फाइल बनाता हूँ ना, टेबल डॉट HTML। अच्छा, अब इसको तो वो यहाँ पे अलग ये कह रहा है कि ये टेबल के नाम से ना एक और पहले से फाइल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जिस तरह से ये टी है और ये टी है, तो वो कह रहा है कि ये टेबल है और ये भी टेबल है। लेकिन लिनक्स में क्या करता है? लिनक्स में ये इस वाली फाइल को अलग तरीके से ट्रीट करता है और इस वाली फाइल को अलग तरीके से ट्रीट करता है। तो आपने क्या करना है? आपने जब भी नाम वगैरह रखना है तो कोशिश करें कि कैपिटल नेम से ना रखें। तो अगर कैपिटल नेम से रखेंगे तो वो फाइल को पढ़ेगा ही, ठीक है। लिनक्स में, विंडोज में ये जो विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें तो कुछ कोई मसला नहीं होता, वो चलता रहता है। लेकिन आप कन्वेंशन रख लें ताकि क्योंकि ज्यादातर होस्टिंग जो होती है वो लिनक्स बेस्ड की होती हैं, तो आप कोशिश करें कि इसको ना इसी तरह रखें, ठीक है। ये हमारी HTML की फाइल बन गई है। इसको मैं खोलता हूँ, कोई अभी तक नया काम नहीं किया हमने, ठीक है। इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं डॉक टाइप लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं हेड का टैग डाल लेता हूँ। हेड का टैग में हम टाइटल डाल लेते हैं। टाइटल में मैं लिख लेता हूँ HTML टेबल्स, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं बॉडी का टैग डालता हूँ। अच्छा, अब बॉडी के अंदर अब टेबल हम बनाते हैं किस तरह से ये देख लें बस। अ, हम जल्दी से बना लेते हैं टेबल, ठीक है। तो ये मेरा टेबल बन जाएगा। लेकिन अब टेबल्स के अंदर क्या होता है? यहाँ पे देखते हैं हम, टेबल के अंदर रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? रोज और कॉलम्स बनाएंगे। इनफैक्ट हम कॉलम्स बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हम रोज बनाएंगे, ठीक है। एक रो बना लेते हैं ना, उसके बाद मैं एक लकीर डाल देता हूँ, अगर किसी भी कह लें, फर्ज कर लें कि एक सेल की, तो वो कॉलम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हम क्या बनाएंगे? हम टेबल की रोज बनाएंगे और उसके बाद कॉलम जो होंगे वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, ठीक है। मैं समरी भी लिखना शुरू कर देता हूँ। लेक्चर 4 है हमारा। लेक्चर 4 HTML टेबल्स। अच्छा, ये अगर काफी लोगों को आता भी होगा तो वो रिवाइज कर लें इसको। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी असाइनमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको ना असाइनमेंट में अभी से बताता हूँ कि आपको ना CV दूंगा मैं बनाने के लिए HTML टेबल्स के अंदर, ठीक है। CV मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं वेबसाइट इसलिए नहीं कह रहा कि उसमें जो फॉर्मेटिंग है आपको कम करनी पड़ेगी। अच्छा जी, tables are used to create layout
ऑफ एन HTML वेब पेज। अभी हमने कौन सा टेबल टैग यूज किया? टू क्रिएट टेबल इन HTML we use टैग। तो ये हमने टेबल का टैग यूज कर लिया, ठीक है। अब हमने अगला क्या करना है? टू क्रिएट ए रो इन ए टेबल we would use er tags। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब जैसे ही टेबल बना लेना है, अब टेबल खाली, टेबल के अंदर तो कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, टेबल के अंदर रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, उनके अंदर लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे? हम रोज बनाएंगे टेबल की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 रोज बनानी है तो मैं 2, ये 1 हो गया, और एक और मैं कर लेता हूँ TR, ठीक है। अब ये 2 टेबल की रोज होगी, ये रो 1 होगी और ये रो 2 होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम कॉलम नहीं बनाते, इसके बाद हम एक सेल बनाते हैं। जितने सेल बनाएंगे ऑटोमेटिकली उतने कॉलम खुद ही क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। क्रिएटिंग रो वी क्रिएट टेबल सेल्स, ठीक है, बाय यूजिंग इसके लिए हम TD टेबल डाटा कह लें आप इसको, या TD टैग यूज करके ये वाला काम करते हैं। अच्छा, मैं ना इनको बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हम क्या यूज करते हैं? अब हम एक एक कॉलम बनाने लग जाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? TD, ठीक है। तो अगर मैंने 2 कॉलम्स बनाने हैं पहली रो के अंदर, तो मैं क्या करूंगा? 2 TD, 2 सेल बना दूंगा, ऑटोमेटिकली 2 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जिस तरह वो उन्होंने लिखा हुआ है, रो 1 है ये और कॉलम 2 है, ठीक है। और इसी तरह इसमें मैं लिख देता हूँ रो 1 कॉलम, और कॉलम 2 ये है और कॉलम 1 ये है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे मैं करता हूँ, ये टेबल रो है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 TD बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं टेबल रो 2, ये रो 2 होगी और कॉलम 1 हो गया। और इसी तरह रो 2 कॉल 2, ठीक है। ये हो गया। इसको मैं अब चला के देखता हूँ क्या नज़र आता है मुझे। इसको यहाँ पे हम देखते हैं, तो आपको क्या नज़र आएगा? ये रो 1 कॉलम 1। अच्छा, अब ये ना लाइन में लिखे हुए हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम ना इसका एक बॉर्डर डाल देते हैं, टेबल का बॉर्डर 1, ठीक है। 1 पिक्सल, 1 का मतलब है 1 पिक्सल का बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि टेबल का जो एट्रीब्यूट है बॉर्डर, उसको यूज करके मैंने ये चीज बनाई है। तो अब क्या हो गया? रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1 और रो 2 कॉलम 2 हो गया, ठीक है। ये कर लिया हमने, तो इससे हमारा सिंपल सा एक टेबल बन गया, ठीक है। अच्छा, एक काम मैं अभी से कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इस चीज़ को लेआउट के लिए एज ए लेआउट यूज़ कर रहे होंगे, लेआउट को बनाने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, तो मुझे ये जो यूजुअली ये जो चीज़ चाहिए होगी वो पूरी स्क्रीन पे चाहिए होगी, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है 1600 पिक्सल समथिंग,
ठीक है, लेकिन आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो होगी वो कुछ और होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं विड्थ करता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू 1600 px, ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन के हिसाब से कर लें। अच्छा 1600 पे ये जूम हुआ हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी मसला है, लेकिन 1600 पिक्सल है। अच्छा आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन अगर छोटी है या बड़ी है तो अब क्या होगा, तब आपको इस तरह से नजर आएगा 1600 पिक्सल। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि हम ना विड्थ को अभी परसेंटेजेस में दे देते हैं। 100% मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब इस 100% का मतलब क्या होगा, इस 100% का मतलब ये है कि जो भी चीज जिस भी साइज में हो ना, जिस भी स्क्रीन पे नजर आ रही हो, मोबाइल में नजर आ रही हो, इसमें नजर आ रही हो, फुल एचडी में नजर आ रही हो, टीवी में मैं इसको लगा के देख लूँ तो अच्छा ये सेव भी किया मैंने, सेव कर लिया मैंने। तो अब देखें ये दोनों, ये आप देख लें कि एक ही जगह पे नजर आ रहे हैं। अच्छा मैं इसको छोटा करता हूँ या बड़ा करता हूँ, ये देखें साइज में छोटा या बड़ा कर रहा हूँ तो आपको ये नीचे बार नहीं नजर आएगी। ठीक है, ये बार क्यों नहीं नजर आ रही, मैं इसको 100% एक्चुअल साइज पे कर लेता हूँ या मैं इसको जूम कर लेता हूँ। मैं इसको देखें जूम कर रहा हूँ तब भी ये स्ट्रेच नहीं हो रहा। इसकी जो विड्थ है ये 100% है, स्क्रीन की जितनी स्क्रीन की विड्थ है हमेशा ये इसकी विड्थ उतनी रहेगी। तो ये परसेंटेज जो ये वाला काम करती है। ठीक है, साइजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम CSS शुरू कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, बस मैंने आपको ये बता दिया कि 100% का मतलब ये है कि जितनी भी स्क्रीन हो उसके 100% ये कवर कर रहा हो। अच्छा अब इसको देखें, अगर मैं 50% करता हूँ, ठीक है, तो अब जितनी भी स्क्रीन होगी ये देखें यहाँ आधे में ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको छोटा करूँ या बड़ा करूँ तो ये इसने आधे में ही रहना है। ठीक है, तो ये परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज होता है स्क्रीन का साइज की परसेंटेज। ठीक है, या कितने परसेंट स्क्रीन में ये नजर आए। ठीक है, तो विड्थ जो है मैंने वो 100% कर दिया कि जितनी भी विड्थ होगी स्क्रीन की उतना ही ये नजर आएगा हमेशा। ठीक है, अच्छा ये रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देखें ये इस तरह से नजर आ गया। तो इतनी सी बात होगी, टेबल हमारा बन गया बड़ी आराम से। अच्छा ये TH टैग है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम टेबल के लिए नहीं देख रहे। तो TH टैग क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे इसको TH टैग कर दूँ तो TH टैग करता क्या है कि ये ना आपके जिस तरह से H1 टैग होता है ना और सिंपल P टैग होता है, तो ये यही डिफरेंस है TD और TH टैग में। TH टैग क्या करेगा, वो बोल्ड कर देगा चीज़ों को। जिस तरह से हेडिंग होती है ना, आप कह लें कि ये टेबल की हेडिंग बना देगा। ये रो 1 कॉलम 1 ये देखें ये कैपिटल हो गया और बाकी जो है वो स्मॉल में और सिंपल ये बोल्ड हो गया। ठीक है, और आप कह लें कि ये टेबल की हेडिंग जिस तरह से होती है ना वो वाला इफेक्ट देगा। ठीक है, तो हम टेबल को खाली फॉर्मेटिंग के लिए देख रहे हैं तो इसको इसका इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने यूज़ करना होगा टेबल तो वो इसको देख सकता है। ठीक है, अच्छा जी, हाँ अब ये वाली चीज आ गई हमारे पास, सेल स्पेसिंग एंड पैडिंग एट्रीब्यूट्स। अच्छा अब सेल स्पेसिंग और पैडिंग क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमारे पास दो तरह के डिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, लेआउट के अंदर, अब ये लेआउट के लिए मैं बना रहा था ना, तो यहाँ पे दो तरह के डिस्टेंस होंगे लेआउट के लिए। एक तो है दो सेल्स के दरमियान में डिस्टेंस, जो ये वाला ही चीज है ना, एक सेल और दो सेल, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सेल स्पेसिंग, के एक सेल और दूसरा सेल कितनी दूर है एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेल स्पेसिंग इज, ये बोल्ड ही है अभी तक, द डिस्टेंस between two cells of a table। ठीक है, अच्छा अब हम इसको देखते हैं, सेल स्पेसिंग को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल स्पेसिंग का एक एट्रीब्यूट है इक्वल टू, इसको हम 5 पिक्सल कर लेते हैं। तो अब ये देखें, मैं इसी पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें ये सेल स्पेसिंग जो है ये बड़ी हो गई है, ये ऊपर से भी और नीचे से भी और यहाँ बॉर्डर से भी। ठीक है, तो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक में जो डिस्टेंस है सेल का
वो इंक्रीज हो गया। इसको मैं 15 पिक्सल करता हूँ, आप देखेंगे कि और सेल स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल कंटेंट दिखाना है तो यूजुअली कंटेंट एक दूसरे के साथ इतना जुड़ा हुआ नहीं होता। ठीक है, अगर मैं जितना छोटा करता हूँ इसको, आप देखेंगे कि उतना कम इफेक्ट पड़ रहा है इस पर। तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, कि ये वाली जो चीज़ है ये सेल स्पेसिंग होती है, एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में डिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये 15 पिक्सल है मैंने रखा। अच्छा, अगर हमने ये तो सेल स्पेसिंग हो गई। ठीक है, बड़ी आसान सी चीज़ है। अब अगर मैंने ये देखा, लेकिन ये बॉर्डर के साथ ही जुड़ा हुआ है, जो कंटेंट है और ये कंटेंट का सेल का बॉर्डर है, सेल का कंटेंट और सेल का बॉर्डर, इन दोनों के दरमियान इतनी स्पेस नहीं है, ऊपर से भी नीचे से भी, और ये लेफ्ट साइड से भी आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इसको मैंने मॉडिफाई करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सेल पैडिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो सेल पैडिंग is the distance between the cell contents and its border। ठीक है, अच्छा ये सेल पैडिंग हो गई। इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, अभी ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सेल स्पेसिंग है, सेल पैडिंग। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसको मैं और बड़ा करता हूँ, फिर आपको सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आएगा। ये इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये सारे इंक्रीज हो गए। ठीक है, अच्छा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, वो यहाँ पे ले लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा सारे आ गए। अच्छा जी, सर क्या हम एडोब ड्रीम वीवर HTML के लिए यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, HTML के लिए ड्रीम वीवर यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप कोई भी जो जिससे भी आप कंफर्टेबल है ना, वो आप उसके लिए यूज़ करें एडिटिंग के लिए। सर कल आपने गिग को चेक करते हुए मेरी गिग भी देखी थी, जिसके लिए आपने बोला कि पता नहीं कैसी गिग है वो गिग, आपने सेकंड लेक्चर लेते हुए बनाई थी। मुझे समझ नहीं आई आपके सवाल की। आप दोबारा पूछ लें, या ये सवाल मुझे समझ नहीं आई। चैलेंज सॉफ्टवेयर यू आर राइटिंग दिस कोड, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, आपको मिल जाएगा। ये मैंने ये जनरल में ना, यहाँ पे जनरल के अंदर मैंने लिंक भी दिए हुए ऊपर। ठीक है, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप ये वाले काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये यूजुअली प्रोफाइल बनाते हुए ना, ये मेरा मैं तो बना नहीं सकता अब, क्योंकि 3-4 जितने भी मैंने प्रोफाइल हो सकते थे वो बनाई हुई हैं अपने सारे ईमेल्स के ऊपर टीचिंग के लिए। अच्छा, विच इंडस्ट्री डज वर्क प्लेस, तो यहाँ पे ना आप सॉफ्टवेयर तो आता नहीं है शायद, इंटरनेट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना कुछ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी या इस तरह की चीज़ होती है, वो आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, यूँ मुझे ग्रिक क्रिएट करनी नहीं आती, बट आपके कुछ पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जो आपने सेक्शन में बनाई थी। यार ये ना आप दोबारा स्लैक पे मेरे से पूछ लें, मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बारे में आप बात कर रही हैं, किस गिग के बारे में बात कर रही हैं। तो HTML, अच्छा मैन, जो जो HTML CSS या लोग इस तरह के जो पॉपुलर फील्ड्स हैं, इनका मुझे पता है। जिस तरह कल एक किसी ने बनाई थी, मुझे गिग दिखाई थी क्रिकेट के आर्टिकल्स की,
तो मुझे वैसे वाकई में नहीं पता था कि क्रिकेट के आर्टिकल्स भी की गिग भी का भी कोई चांस वगैरह होता है फाइवर के ऊपर, लेकिन अच्छी उन्होंने 4-5 ऑर्डर्स भी किए हुए थे। और उधर मैंने सर्च की गिग, तो उसमें और लोग भी ऑर्डर्स कर रहे, तो इस मतलब अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको फाइवर के अंदर सारी गिग्स का पता हो कि ये इसमें भी गिग्स बना सकती हैं, इसमें भी गिग्स बना सकती हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादा टेक्निकल्स के गिग का एक्सपीरियंस है, मैं उसके कीवर्ड्स को रिसर्च करते रहता हूँ, तो उनके गिग्स के बारे में ना मुझे ज़्यादा पता है। जो कंटेंट राइटिंग वगैरह हैं उनके बारे में मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। ठीक, एचटीएमएल आती है, पर गिग में क्या मेंशन करें कि मैं किस तरह के प्रोजेक्ट को हम खुद से बाय रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, आपने जो गिग करनी है ना, अभी आप गिग की डिस्क्रिप्शन, गिग अभी बेशक नाम नहीं, मैं गिग की डिस्क्रिप्शन लिखना बताऊंगा ना आपको, जो हम कल के लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, फिर आप गिग की डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा। यूजुअली क्या होगी, जो हमारी गिग की डिस्क्रिप्शन होगी ना, वो टॉप 5-6 बंदों के गिग की डिस्क्रिप्शन से सिमिलर होगी। मैं सेम इसलिए नहीं कह रहा कि अगर हम सेम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो हमारी गिग जो है वो फ्लैग हो जाती है। ठीक है, बट कल के लेक्चर में डिटेल के साथ वो पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। ये टेबल्स जहां बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? यार ये है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड, ये आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बड़ी आराम से डाउनलोड होकर इंस्टॉल भी हो जाएगा। सैम्पल पेजेस बनाने का क्या फ़ायदा है? सिंपल पे यार, ये मैं ना चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, मैं सिंपल ही पेजेस बनाऊंगा, आपने कॉम्प्लेक्स पेजेस बनाने हैं इनको यूज़ करके। ठीक है, मैं अभी आज आपको असाइनमेंट दूंगा कॉम्प्लेक्स पेज बनाने की। ठीक है, लेकिन उसमें यूज़ ये वाली टेक्नोलॉजी करनी है। ठीक है, और हम कॉम्प्लेक्स पेजेस भी बना लेंगे क्लास के अंदर जल्दी इंशाल्लाह, सारों को साथ लेके चलना है हमने। तो आप 1-2 वीक्स सब्र करें, तो कॉम्प्लेक्स पेजेस भी हम बना रहे होंगे इसी तरह से तरीके से। जब हम बूटस्ट्रैप पे चले जाएंगे तो हम बूटस्ट्रैप वाले लेवल के पेजेस बना रहे होंगे। अच्छा, ये क्या सवाल है जनाब, गूगल पे सर्च करना होगा? हाँ, डाउनलोड करना है ना, आपने इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, बहुत आराम से डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा लेक्चर 5 मिस हो गया है तो काइंडली गाइड कर दें। लेक्चर 5 इससे पिछला था तो उसमें, चलें वो वाला लेक्चर ना मैं दोबारा कहता हूँ, अगर उनके पास पड़ा है तो वो अपलोड कर दें इस वीक के लिए, क्योंकि वो फाइवर का गिग वाला लेक्चर है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अगर उनके पास पड़ा है तो वो अपलोड कर दें। हाँ जी, ये जो क्रैक वर्जन है ना, ये हमारे एसएन ही है, ये पोस्ट लगी हुई होगी यहाँ पे। यहाँ नीचे ना एसएन है हमारे शाकिर, तो मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ, आप उनसे ना कांटेक्ट कर सकते हैं। ये शाकिर अंसारी हैं। ठीक है, तो इनसे आप कांटेक्ट कर लें, ये नीचे इन्होंने दिया भी होगा। अ, अम, हाँ, ये देखें ये है, डियर ट्रेनर्स, इन केस ऑफ एनी इशू रिगार्डिंग क्यूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्लीज रजिस्टर योर इशू क्यूरी ऑन द बिलो मेंशन फॉर्म एंड आई विल कांटेक्ट यू विद इन फ्यू आवर्स। तो आपने क्या करना है, आपने ये फॉर्म भरना है, उनको बताएं कि मुझे इलस्ट्रेटर का क्रैक चाहिए, या जो ये है ना कॉमन से सॉफ्टवेयर है, मतलब कॉमन से यूज होने वाले, वो आपको डाउनलोड का लिंक भी दे देंगे, आपको वो बता भी देंगे कि क्रैक किस तरह से करना है ये वाले सॉफ्टवेयर। तो ये शाकिर अंसारी जो है ना, इस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर, फाइवर की ऐप डाउनलोड करने का कोई फ़ायदा है? हाँ जी, बहुत फ़ायदा है फाइवर की ऐप डाउनलोड करने का। असल में होता क्या है कि जब तक मैं यहाँ पे ना, आप ज़्यादातर जो नज़र आ रहे होंगे, बल्कि अभी नहीं नज़र आ रहे, यहाँ पे होता है ऑनलाइन सेलर। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्लिक कर दिया ना, तो मुझे खाली उन्हीं का गिग्स नज़र आएंगे जो ऑनलाइन है। ठीक है, तो अब ऑनलाइन, और दूसरी बात ये, एक तो आपने ऑनलाइन रहना होता है अपने वो फाइवर की ऐप से नहीं, वो तो यहाँ से ऑनलाइन रहेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर कोई बंदा आपको क्वेश्चन करता है और आप उसका टाइमली आंसर नहीं करते, तो क्या होता है, आपकी जो रिस्पॉन्स रेट है, सॉरी आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे लिखा होगा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, 3 आवर्स। तो
इसका क्या मतलब है कि ये जो बंदा है सुपीरियर एसईओ, ये 3 घंटे के अंदर हर मैसेज का रिप्लाई कर देता है। तो अगर आप कहीं बाहर वगैरह निकले हुए हैं तो उसके लिए आपके पास मोबाइल के ऊपर मैसेज होगी, उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर ऐप होगी, उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा, तो उसको आप कर सकते हैं। अगर आपने अभी गिग नहीं बनाया तो अभी बेशक कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप गिग बना लें तो और उसको लाइव करें तो फाइबर की ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो खाली मैसेजिंग के लिए ज्यादा अच्छी है, जो बाकी काम है उनके लिए फाइबर आप अपने लैपटॉप पे ब्राउजर पे खोलें। सर एचटीएमएल वेब पेजेस का गिग टाइटल रैंक गिग टाइटल रखते हैं तो पीएचपी से रिलेटेड बायर शो होते हैं और बायर कंप्लीट रिस्पॉन्स से वर्क मांगते हैं। यार आप ना खाली एचटीएमएल वेब पेजेस ना लिखें, क्योंकि एचटीएमएल आप ये कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एचटीएमएल को, लेकिन वो भी अब काफ़ी पुराना हो गया है। एचटीएमएल के अंदर और काफ़ी चीज़ें, ये ना हम जब गिग्स के ऊपर आएंगे इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, और जो बायर रिक्वेस्ट है ना वो आपकी ये दो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो ये इसके ऊपर कि गिग आपने कौन सी बनाई है, दूसरी आपकी जो स्किल्स होती है ना, ये वाली स्किल्स, इनके ऊपर भी बायर रिक्वेस्ट कभी कभी शो कर रही होती है। और तीसरी ये कि अब जो बायर है वो तो किसी भी तरह की रिक्वेस्ट कर सकता है, वो एचटीएमएल का टैग डालेगा और उसमें वो जेएस का काम मांग लेगा, ठीक है। तो ये बायर रिक्वेस्ट कई दफ़ा बायर की गलतियां भी होती हैं और कई दफ़ा आपकी स्किल के बेस के ऊपर भी आ रहे होते हैं। अच्छा, ये मैं अभी याद रख लूँ, मैं बल्कि अभी मैसेज कर देता हूँ टीम को कि लेक्चर नंबर 5 जो है वो दोबारा से कर दें, मुझे भूल जाना है, इसलिए मैं अभी मैसेज करता हूँ। ऑनलाइन बैच था, ग्रुप बना हुआ हमारा। दो मिनट दें, मैं मैसेज करता हूँ, फिर मुझे भूल जाना है इसलिए ये अच्छा जी। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा इंटरनेट, तो अब दोबारा वापस आ गया। आपने डाउनलोड करने, अच्छा आप विजुअल स्टूडियो कोड की बात कर रहे हैं, तो आपने यहाँ डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर दें, सर्च जहाँ पे किया आपने, नहीं तो ये डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक कर दें और ये विंडोज़ के लिए डाउनलोड करके उसको फिर आप चला लें, ठीक है। सर फार्मिंग का अकाउंट बनाया है, कोई इशू तो नहीं है? नहीं, अगर आपकी मशीन अपनी है ना, कंप्यूटर अपना है, तो इंटरनेट अगर कॉमन हो तो इतना इशू नहीं होता। सर नोटपैड पे पिक्चर को पेज के राइट साइड पे कैसे किया जाता है? ये मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपने। सर फाइवर गिग पर सेपरेट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जी जी, फाइवर के गिग की डिस्क्रिप्शन अलग होती है, आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन अलग होती है। सर व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू चेक बाय रिक्वेस्ट बिकॉज मोस्ट बाय, हाँ जो बाय रिक्वेस्ट चेक करने का टाइम है ना, अभी मैंने गिग नहीं बनाई इसलिए हमने बाय रिक्वेस्ट को डिस्कस नहीं किया इतना। तो बाय रिक्वेस्ट को अच्छा, अब हर बाय रिक्वेस्ट का ना अपना टाइम होता है, ठीक है। अगर 2 मिनट दें मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अब जो प्रोग्रामिंग और टेक के गिग होंगे ना, वो जो बाय रिक्वेस्ट होंगी वो आपको रात को 12 1 2 से बजे 6 बजे तक, या दोपहर के टाइम किसी 6 7 8 बजे, ठीक है, वो आपको नज़र आ सकती हैं। लेकिन ये जो कह लें कि दूसरी तरह के गिग्स हैं जो वहाँ पे रात को चल रहे होंगे, जिस तरह गेमिंग है या कोचिंग है या इस तरह की जो गिग्स हैं, वहाँ पे अब वो रात को यूएस यूके वगैरह रात को ऑनलाइन होते हैं, तो उनकी जो गिग्स हैं आपको यहाँ सुबह के टाइम नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो आपने अपना टाइम सेट करना है, अपना हर कह लें कि किसी 2 दिन लगा के देख लें कि आपको फाइवर की बाय रिक्वेस्ट कब कब शो हो रही है,
ठीक है, हर 2-2 घंटे बाद चेक कर लें कि आप कितनी रिक्वेस्ट हैं, आप कितनी रिक्वेस्ट हैं, आप कितनी रिक्वेस्ट हैं। जिस दिन सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट शो होती हैं, जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट शो होती हैं, आप डेली उसी टाइम पे रिक्वेस्ट चेक किया करें, ठीक है। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जब हम बाय रिक्वेस्ट को देख रहे होंगे डिटेल में तब हम कर लेंगे, ठीक है। अभी आज का टॉपिक है हमारा टेबल्स और उसके ऊपर हम वापस आते हैं। अच्छा, सेल्फ स्पेसिंग और सेल्फ पैडिंग होगी। अभी ना काफ़ी सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, इस चीज़ को हम कर क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने, आप क्या कह रहे हैं कि इमेज को राइट साइड पे दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी इमेज को राइट साइड पे नहीं दिखा सकता, ये मैं यहाँ पे करता हूँ, एक इमेज डालता हूँ, इसके बाद डाल लेते हैं, ठीक है, इमेज, और इसमें सोर्स डालते हैं इमेज का, पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ है इमेज, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये इमेज काफ़ी बड़ा हो गया, इसको हम छोटा कर देते हैं, विड्थ 50 पिक्सल, खाली मैंने दिखाना ही है। हाइट विड्थ 100 पिक्सल कर लेते हैं। हाइट जो है उसको मैं कर लेता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, तो अब ये राइट साइड पे आ गया, ठीक है। अब इसको मैं फ्लोट लेफ्ट तो नहीं करता, इसको अलाइन राइट कर सकते हैं हम। लाइन राइट इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि ये खैर वो स्टाइल में आ जाएगा। खैर, तो अच्छा, अब आप यहाँ ये देख लें कि यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक और बना लेता हूँ, टी डी एक और बना लेता हूँ और उसके अंदर ये इमेज रख लेते हैं हम। और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, इक्वल टू 100 px। ये देखें, ये आपका राइट साइड पे एक इमेज आ गया, ठीक है। और एक ज़्यादा आ रहा है कहीं पे, अच्छा अगर मैं ये बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ तो आपको ये बिल्कुल इसी तरह, हाँ सॉरी, बॉर्डर लिखा हुआ है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, आपको ये राइट साइड पर बिल्कुल इमेज नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हम टेबल इसलिए बना रहे हैं, टेबल हम इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको फॉर्मेट करना आ जाए। हमने अब बाकी सारी चीज़ें देख ली थी कि हेडिंग किस तरह लिखनी है, टेक्स्ट किस तरह लिखना है, इमेज कैसे डालना है, लेकिन अब ये एक पेज के अंदर फॉर्मेट करना है किसी चीज़ को, किसी चीज़ को हम फॉर्मेट किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए हमने ये टेबल देखा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको कहीं कितना भी छोटा या बड़ा कर दूं, ये अब क्योंकि मैंने टेबल की विड्थ 100% रखी हुई है तो ये वाला जो इमेज है ना, ये उसी जगह पे रहेगा, ठीक है। इसका हम बॉर्डर ले आते हैं। ये बॉर्डर जो है ना, ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए कि वो बड़े किधर हुए हैं चीज़ें या सेल किधर किधर नज़र आ रहे हैं वहाँ पे, इसलिए मैंने रखा हुआ। ठीक हो गया। ये क्लोजिंग टैग यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। तो हम बॉर्डर को हम इसको यूज़ किस लिए करेंगे, सेल को अपनी स्पेसिंग को सही करने के लिए, अपने चीज़ों को अलाइन करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कुछ टाइटल लिखना है और यहाँ पे ये वाला कॉलम खाली रखना है तो मैं इसको खाली रख लूँगा, इसको ये मैं डिलीट कर देता हूँ टेक्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप कि और बॉर्डर को मैं खाली रखूँ तो आपको सही लुक नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ टेक्स्ट लिखा होगा, ये जगह खाली है और ये पे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये नीचे दो रोज हैं, यहाँ पे अगर मैंने इसको खाली रखना है मैं इसको खाली रख सकता हूँ, सेंटर में लिखना है टेक्स्ट तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सारा, ठीक है।
तो ये खाली समझाने के लिए आपको, जो आपने इन इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके फिर आगे सारी ये कॉन्सेप्ट वेब पेजेस की डेवलपमेंट के अंदर यूज होंगे। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, क्वेश्चन आ गया, इंटरनेट जस्ट इंटरनेट और जो अकाउंट मैंने बनेगा वो आप टोटल कंट्रोल में होगा जैसे। बिलाल, आप किस बारे में बात कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आई। आप सवाल अगर दोबारा पूछ लें। मेरे ख्याल में आप फाइबर की सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, तो फाइबर में आपने इंटरनेट नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैं कह रहा था कि वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है। वेबसाइट तो वर्डप्रेस में भी बन जाती है, फिर HTML का क्या बेनिफिट है? तो वेबसाइट जो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनती है वो भी हम HTML में वो भी HTML यूज कर रही होती है। तो जो आप वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाएंगे उसमें भी आपने HTML को यूज करके चीजें बनानी होंगी। ठीक है। जिस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, ये खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम काफ़ी सारा टाइम इस पे ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पिछली वेबसाइट बनाई थी, ये वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। ठीक है। बल्कि ये पता कैसे चलेगा वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, इसके लिए ना आप ये प्लगइन कर लें, वेपलाइजर, तो एक्सटेंशन कर लें ब्राउजर की, वेपलाइजर। ठीक है। डेटाबेस अभी स्टार्टिंग, ठीक है। तो बल्कि मैं आपको यही भी दिखा देता हूँ। इस तरह से ये एक ब्लॉग है, काफ़ी पॉपुलर ब्लॉग है। ठीक है। ये वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। और ये क्या यूज़ कर रहा है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ या आपको सिंपल तरीके से दिखा दूँ, व्यू पेज सोर्स। ठीक है। ये सोर्स कोड है पेज का। तो यहाँ पे देखें ये क्या चीज़ है, ये तो HTML है। ठीक है। तो अगर आप कह लें कि वर्डप्रेस के ऊपर भी बनाते हैं तो आपको ये सारी की सारी HTML वाली चीज़ें, अब ये तो अभी खाली हेड का टैग है, CSS है। और ये देखें, ये डिव, आर्टिकल, हेडर, ठीक है, A टैग, H6, B टैग। ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको यहाँ पे जो नज़र आती हैं ये चीज़ें क्या हैं। जो फ्रंट एंड है वो HTML होता है, जो कह लें जो बैक एंड है वो आप वर्डप्रेस में बना लें, कोई और चीज़ यूज़ करके बना लें, ड्रूपल यूज़ कर लें, तो वो आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है। तो ये भी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट है, लेकिन इसका जो फ्रंट एंड है वो सारा हमने HTML के ऊपर बनाया हुआ है। अच्छा जी, तो समझ आई इस बात की कुछ। हाउ टू नो वेयर टू कोड इन विच लाइन फॉर सम सर्टेन टास्क, फॉर एग्जांपल यू एडेड न्यू पिक्चर बट राइट न्यू कोड इन न्यू लाइन, नॉट दैट फर्स्ट लाइन। यार ये अब तो इसका आंसर कैसे दें? इसका आंसर हम इस तरह देते हैं कि जिस तरह से अब मैं इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कह लें इसको इसी लाइन के अंदर। ठीक है। लेकिन होगा क्या कि मुझे पढ़ने में मुश्किल होगी, तो मैं क्या करता हूँ, हर एलिमेंट को ना मैंने अलग सेपरेट लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखें, एक लाइन में बॉडी है, फिर उसमें टेबल है, TD TR। तो हर एलिमेंट को ना, हर टैग के लिए मैंने अलग लाइन, नेक्स्ट लाइन रखी हुई है, ताकि मेरा जो कोड है वो रीडेबल हो, कि आप भी खोलें अगर कोड तो आपको भी समझ आ जाए कि ये वाला टैग है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ये वाला टैग है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। एक्सटेंशन नेम दोबारा बता दें, ये है वेपलाइजर। वेपलाइजर। ठीक है। ये मैं इसका ना लिंक आपको दे देता हूँ। ये क्रोम में अगर करना है, क्रोम में, फायरफॉक्स में भी इसकी एक्सटेंशन है, फायरफॉक्स में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। ये मैं इसको हम जनरल के ऊपर में, ये क्या बताती है वैसे, ये मुझे बताती है कि क्या कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं इधर। ठीक है। तो ये जो स्लैक है ये रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है और इसने वेब पैक यूज किया हुआ है। ठीक है। अब वेब पैक क्या करता है, वेब पैक कह लें कि आपकी ना
जो आउटपुट है उसको जनरेट करके पेज को सेव कर लेता है, तो इसलिए इसकी वजह से बाकी टेक्नोलॉजीज का पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए प्रो पाकिस्तानी, इसको मैं खोलता हूँ तो ये मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा होगा कि ये वर्डप्रेस 5.5.1 है, और PHP यूज हो रही है, माई एसक्यूएल डाटाबेस है, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो भी इसने बतानी होगी वो हमें बता दें, ठीक है। ये मैंने शेयर कर दी एक्सटेंशन नेम आपके साथ, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब आए थे हम कॉल स्पैन के ऊपर और रो स्पैन के ऊपर। अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉल स्पैन और रो स्पैन, इसको देखते हैं हम ये करता क्या। अच्छा फर्ज करें मैं एक काम करता हूँ, अच्छा ये यहाँ पे मैं ड्राइंग दिखाऊंगा मैं आपको, अपनी काफ़ी गंदी ड्राइंग है मेरी। तो हम ना एक काम करते हैं कि मैंने एक पेज बनाना है, ठीक है, वो ये मेरा पेज है पूरा इस तरह का, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि जो मेरा टेबल है बीच में, जो पेज का लेआउट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि जो पहली मैं इसमें 3 रोज डाल लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ जो पहली रो है ना उसके अंदर 3 सेल हैं, एक 1 2 और 3, ठीक है। लेकिन जो दूसरी रो है उसके अंदर 3 सेल नहीं है, 1 2 3 नहीं है, उसके अंदर खाली 2 सेल हैं, ठीक है, 1 और 2। और जो तीसरी रो है उसके अंदर एक ही सेल है, 1, ठीक है। अब ये चीज हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब जब भी मैं ये सेल बनाता हूँ तो नीचे वाला जो दूसरा सेल होता है वो इतनी विड्थ ही है ना, वो यहाँ पे ही आएगा, ऐसे ही है, ठीक है। तो अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल इस सेल को पूरा यहाँ तक विड्थ देनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। मैं पहले ये वाला लेआउट हम बनाने की कोशिश करते हैं, टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा उससे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कोड दे देता हूँ, जनरल के ऊपर मैं शेयर कर देता हूँ जितना भी अभी तक कोड किया। वैसे तो इतना मुश्किल है नहीं, सारा कुछ साथ साथ ही हम करते रहे हैं। यहाँ पे फोल्डर का नाम ये यार ऑनलाइन रखा हुआ हमने, और ये टेबल डॉट एच टी एम एल, ठीक है, ये मैंने दे दिया। ये बेसिक टेबल यहाँ पे हमने बनाना देख लिया, तो आप इसको जनरल के उसमें थ्रेड में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। ये 2 दफ़ा लिंक हो गई फाइल, चलें खैर है, इसको बदल के अभी पोस्ट नहीं हुआ, एक रिमूव कर देता हूँ और एक पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा समरी में हमने कोई चीज़ मिस कर दी। अब रो स्पैन कॉल स्पैन आ गए, ठीक है। अच्छा पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये वाला लेआउट बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले रो में 3 टेबल, बल्कि बाई चांस बने हुए, मैं इसको इमेज को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रो 1 कॉल 3, ठीक है। ये दूसरा है, इसमें भी बाई चांस 2 बने हुए हैं, और ये जो तीसरा होगा एक नई रो बनाता हूँ मैं, और उसमें मैंने खाली एक ही सेल रखना है, और इसमें हम रख देते हैं रो 3 कॉल 1। इसके आउटपुट देखते हैं हम, अब क्या आउटपुट बनी है। तो ये इस तरह से बनेंगे, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो कॉलम है ये यहाँ तक आए और ये वाला जो कॉलम है ये पूरा कॉलम जाए। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक काम करेंगे कि हम हमारे पास एक चीज है, एट्रीब्यूट है कॉलम स्पैन का, ठीक है, कॉल स्पैन, ठीक है। अब कॉल स्पैन से क्या होता है कि मैं कॉलम का स्पैन बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको
इस कॉलम को, इस ये वाला कॉलम है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ तक आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इसके आगे लिखूंगा कॉल स्पैन और इसको कर दूंगा मैं 3। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कॉल स्पैन 3 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, मैं इसको 2 कॉलम्स की जगह पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर इसको मैं ये इसको इंक्रीज करना है ना, रो टू कॉलम 1, ठीक है। तो रो टू कॉलम 1 को मैं कॉल स्पैन 2 कर दूंगा। अब क्या होगा, ये वाला जो सेल है ये 2 कॉलम्स की जगह ले रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं एक ऑल्टरेशन करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जनाब ये वाली चीज़ तो हो गई, ठीक है। तो मैं एक और लेआउट बनाता हूँ, ठीक है। मुझे इस तरह का लेआउट चाहिए। जो पहला रो है, सॉरी ये ख़राब हो गया, यहाँ पे रख लेते हैं। ये मेरे पास बन गया, ठीक है। एक रो मेरे पास यहाँ पे आ रही है 1, और जो दूसरा सेल है वो यहाँ तक आ रहा हो। अच्छा, हमारे पास 3 कॉलम है ना, इसको इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, और जो दूसरा है वो यहाँ तक आए, और तीसरा जो है वो पूरा है। और जो ये वाला कॉलम है ना, ये तीसरे वाला, ये इस रो में भी आ रहा हो और ये इस रो में भी आ रहा हो, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, ये हम इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाली आउटपुट है ना, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, मैं इस रो को, इस कॉल सेल को डिलीट कर लेता हूँ और इसको ही मैं बड़ा कर लूंगा। अब इसको मैंने बड़ा कैसे करना है, जिस तरह मैंने कॉल स्पैन से मैं क्या करता था, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के अंदर इसका साइज बढ़ा देता था। अब मैं रो स्पैन से क्या करूंगा, एक रो से दूसरी रो के अंदर इस सेल का साइज बढ़ा लूंगा, ठीक है। तो मैं ये वाला काम करते हैं हम, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये उसके नीचे आ रहे हैं, और इसको मैं कहता हूँ रो स्पैन 2, ठीक है। कि 2 रोज के ऊपर ये वाला आ रहा हो, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखें, ये 2 रोज के ऊपर ये वाली चीज इस तरह से आ रही है। तो आप बड़े आराम से इसको यूज करके, अब ये वाली क्या चीजें हैं, इसके अंदर मैंने रो 1 कॉलम 1 नहीं लिखना, ये इसके अंदर हम अलग अलग चीजें डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना टाइटल डाल सकता हूँ, ये चीज खाली रख सकता हूँ, ठीक है। मैं बल्कि आपको करके भी दिखाता हूँ, चले मैं थोड़ी देर में करके दिखा देता हूँ, और इसको मैं जल्दी से शेयर कर देता हूँ। कॉल स्पैन are used to increase the span। स्पैन तो पता है ना आपको, क्या किस चीज को स्पैन कहते हैं, साइज को कह लें स्पैन कहते हैं। इंक्रीज द साइज ऑफ ए सेल अलोंग द कॉलम, रो स्पैन इज यूज्ड तो किसी को दो मल्टीपल रोज में डालना हो तो उसको उसके लिए रो स्पैन यूज करेंगे, किसी सेल को मल्टीपल कॉलम्स में डालना हो उसके लिए हम कॉलम स्पैन यूज करेंगे, ठीक है। ये फाइल मैं दे देता हूँ आपको, इसके अंदर मैं रो स्पैन और कॉलम स्पैन लिख देता हूँ। ठीक है। अब अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई, जिस तरह से अब आज मैंने आपको असाइनमेंट देनी है कि आपने सीवी बनानी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सीवी में यूजुअली यहाँ पे टाइटल वगैरह आता है, ये जगह खाली होती है, यहाँ पे आपकी पिक्चर आएगी, यहाँ पे कोई एजुकेशन वगैरह लिखा होगा और उसके नीचे आपने एजुकेशन लिखने दिया, ठीक है। उसको जल्दी से मैं कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं टाइटल, नेम
एड्रेस XYZ ABC XYZ फोर, यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। और ये वाला कॉलम मैंने खाली रखना है, और ये जो ये वाला कॉलम है यहाँ पे मैंने इमेज डालना है, वो इमेज मैं डाल लेता हूँ। अच्छा, ऐसा सोर्स डालते हैं इसको, और इमेज इमेज देते हैं, इसकी विड्थ और हाइट सेट करते हैं, विड्थ करते हैं हम, अच्छा इसकी भी विड्थ सेट करनी पड़ेगी, 150 पिक्सल कर लेते हैं, और इसकी विड्थ रखते हैं हम 150 पिक्सल, और हाइट हम रहने देते हैं, ठीक है। हाइट भी कर लेते हैं, मिनिमम हाइट, अच्छा मिनिमम हाइट यहाँ भी नहीं होगी, हाइट रख लेते हैं हम 200 पिक्सल, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये दूसरे कॉलम में आ गए हम, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई टाइटल लिख लेता हूँ, जिस तरह सीवी में बनानी, तो वो सबसे पहले एक्सपीरियंस आएगा, H1 एक्सपीरियंस, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बी टैग लगा देता हूँ मैं, वैसे बोल्ड ही हो गई है, H1 है, अच्छा कॉल 3, और यहाँ पे मैं कुछ लिस्ट लगा देता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा देते हैं हम, यहाँ पे हम LI टैग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं वेब डेवलपर इन एट ATB, ठीक है। इसको एड्रेस लिख देते हैं 1-2002, इस तरह करके लिख देते हैं। तो और ये बॉर्डर में हटा देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर खाली आपको आइडिया देने के लिए रखा हुआ है कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये अब बिल्कुल, इसको मैं साइज सही कर दूँ तो शायद इसको हम करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी तो वो बिल्कुल सही नहीं नज़र आ रहा है, स्पेसिंग वगैरह मैंने बिल्कुल ख़राब से दी हुई है। तो आप जब करेंगे अपने हिसाब से तो उसकी स्पेसिंग वगैरह सही करके आप इसको टाइटल वगैरह बाकी सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसको पी टैग करते हैं ताकि दिया दिया हुआ हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जिस तरह नेम नेम टाइटल वगैरह आ जाएगा, फिर एक्सपीरियंस आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट साइड पे आपकी ये इमेज आएगी, ठीक है। तो ये सारा आप इस तरह से पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसी के दरमियान में कॉलम बनाना हो कि यहाँ पे ये PITB लिखा हुआ है, और अगले उसमें इसको कॉल स्पैन 2 दे देते हैं, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है, ये हम लिखें, ये TB यहाँ पे आ रहा है, बल्कि इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ ईयर्स 2020 टू प्रेजेंट, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये इस तरह अनुसार में लिखा हुआ, सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आपने LI नहीं डालना तो आप ना डालें, काफ़ी बुरा लग रहा है, ठीक है। तो और विड्थ वगैरह स्पेसिंग वगैरह आप इसकी खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई आइडिया हुआ आप लोगों को?
अच्छा, क्वेश्चन आ गया है, जो असाइनमेंट बनानी है उसमें सिंपल प्रोफाइल बनानी है। हाँ जी, अभी आपने प्रोफाइल बनानी है, अभी मैंने आपको गिग बनाने का नहीं कहा, क्योंकि गिग में थोड़ी सी चीज़ें अगर बना ली हैं गिग तो वो बड़ी अच्छी बात है, उसको हम इम्प्रूव करते रहेंगे जो भी आपने गिग बनाए में। बाकी हम देख लेते हैं उसको। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कितना हेल्पफुल है HTML, फाइवर, फ्रीलांसर एक्सेट्रा? यार ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स में तो मैं आपको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में फ्रीलांसर पे शायद आपको प्रोजेक्ट ना मिले, लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च बेस्ड है खाली, ज़्यादा आप कह लें तो, या तो आपको किसी रिसर्च कंपनी के अंदर जॉब मिलेगी या आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर आपके लिए फाइवर, फ्रीलांसर वगैरह काम चलाएगा। बल्कि हमारे अभ्यास के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स लैब की, तो उनको HTML वाले बंदे इसलिए चाहिए होते थे कि उन्होंने अपने जो रिजल्ट्स वगैरह पब्लिश करने होते थे, कोई वेबसाइट वगैरह बना के उस पर पब्लिश करते थे। ठीक है, तो ये अलग फील्ड है। अगर खाली HTML की बात करें, फाइवर के ऊपर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का हो सकता है किसी ने रिसर्च के लिए कुछ डाला हुआ हो, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी इसका बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कि प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा फाइवर के ऊपर। अच्छा, गूगल क्लासरूम का लिंक मैं अभी दे देता हूँ आपको। सर सीवी तो आपने ही बना दिया, हम क्या नहीं, ये मैंने सीवी थोड़ी बनाई है, इस तरह की नहीं आपने सबमिट करानी है, आपने सही, ये मैंने आपको बस बताया कि ये देखें, ये यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपने जो, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, बल्कि अभी मैं बना ही लेता हूँ, किसी ने क्लासरूम का लिंक भी मांगा वो भी दे देते हैं उसे। तो आपने बिल्कुल सही जो प्रेजेंटेबल सीवी है वो बनानी है। ठीक है, इसमें आपने, अब मैं कहूँगा कि कम से कम, बल्कि ना ही यूज करें CSS के बगैर आप ये बना के दिखाएं, स्टाइल और स्टाइल एट्रीब्यूट और CSS के बगैर मुझे सीवी बना के दें। ठीक है, और इसका डेडलाइन आज क्या, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे, इसकी डेडलाइन मंडे तक रख लेते हैं। और सबसे पहले मुझे भूल जाएगा, मैं ये लिंक शेयर कर दूँ। अच्छा, वैसे आप क्लासरूम का DI, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये लिंक ये क्लास कोड नोट कर लें, तो इससे आप ना ज्वाइन कर सकते हैं DIMAO6J, ये लिखेंगे ना क्लास कोड तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ओपन ही है सारों के लिए। मैं स्लैक के ऊपर शेयर भी करता हूँ, या फेसबुक के ऊपर क्लास चल रही होगी उसमें मैं शेयर करता हूँ। ये लिंक है, बल्कि आपको भी कर दूँ। अच्छा, ये कमेंट पहले से हुआ, चलें यही यहाँ से देख लें आप, ये मैंने कमेंट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब असाइनमेंट डालते हैं हम। अच्छा, क्रिएट, ये तो आपने खाली HTML टेबल यूज करने हैं, ज़्यादा स्टाइल वगैरह ना दिखाएं, प्लेन सिंपल से सीवी हो। ठीक है, ये बॉर्डर्स वगैरह नहीं नज़र आने चाहिए जो यहाँ पे आपको, बल्कि अभी तो मैंने डिलीट कर दिए हैं। तो अगर बिल्कुल आपका गुजारा नहीं है स्टाइल यूज़ किए बगैर, थोड़े से स्टाइल यूज़ कर लें, लेकिन ज़्यादा स्टाइल ना यूज़ करें। इसमें ज़्यादा स्टाइल ना यूज़ करनी है इस असाइनमेंट में जितने भी आपने काम करना है वो सारा करना है उसके ऊपर, टेबल्स के ऊपर। ठीक है, इसको ड्यू डेट दे देते हैं मंडे की। चलो मंडे 12 बजे तक की दे देते हैं। टॉपिक हम इसको HTML में रख लेते हैं, और इसको मैंने साइन कर दिया आप लोगों को। अच्छा जी, रो स्पैन और कॉल स्पैन हो गया। रो स्पैन और कॉलम स्पैन से हम स्पैन वगैरह देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। बाकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के, जिस तरह BG कलर या बैकग्राउंड कलर, BG या बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। बॉर्डर कलर
आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर कलर टू ग्रीन और बैकग्राउंड इक्वल टू क्या रखें इसको, ब्लू। ठीक है, तो ये ब्लू वगैरह ये भी हमारे ब्राउज़र रीड कर लेते हैं, नहीं तो हमें हेक्साडेसिमल में वैल्यू देनी होती है असल में। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड कलर नहीं आया, क्या है ये, बैकग्राउंड कलर नहीं है, बीजी कलर है, सॉरी। ये भी डुप्लीकेटेड है, ये ब्लू आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के और हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। विड्थ वाला एट्रीब्यूट्स तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ये देखें अब विड्थ वाला एट्रीब्यूट क्या कर रहा होगा, मैं छोटा करता हूँ या बड़ा करता हूँ तो वो उतनी ही विड्थ रख रहा है इसकी, ठीक है, पेज की, ठीक है। मुझे स्क्रोलेबल नहीं करना पड़ रहा पेज। सर ड्राइंग की समझ नहीं आई यार, ये ड्राइंग मैंने की थी कॉलम्स बनाने के लिए, ये रफ सा स्केच है, आप इसको देखें। यहाँ पे देखें कि मैंने कॉलम्स किस तरह से बनाई। ये एक कॉलम है, ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा। अच्छा, अब ये देखें, ये दो रोज के अंदर आ रही है इमेज, ये इस रो में भी आ रही है और इस रो में भी आ रही है, ठीक है। ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है और ये एक सेल है। ड्राइंग मैंने ये समझाने के लिए बताई थी कि हाँ, लेआउट हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, टाइम हमारा तकरीबन ख़त्म ही हो गया। विड्थ और हाइट हमने सेट कर ली थी, टेबल हेडर फुटर इसको हम छोड़ देते हैं। HTML फॉर्म्स को हमने देखना था, अब ये मैं शुरू कर देता हूँ। इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे। मेरी कोशिश तो यही थी आज ही हो जाए दोनों। मुझे 2 मिनट की ब्रेक दें, मैं पानी पीऊँ। सर पिक्चर को, अच्छा सॉरी, कोई आपसे किसी के सवाल हैं इस टेबल से रिलेटेड तो पूछ ले। हम टेबल्स को खाली फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करेंगे। सर पिक्चर को लेफ्ट और राइट कैसे मूव करेंगे HTML में। यार ये HTML में अभी हमने CSS नहीं देखी, लेकिन ये मैंने आपको ये बता दिया कि टेबल के अंदर सेल बना के ना इसको मैं लेफ्ट में या राइट में कर सकता हूँ, ठीक है। जो राइट वाला सेल है अगर उसमें मैं रखूंगा इमेज राइट पे नजर आएगी, जो लेफ्ट वाला सेल है अगर मैं उसमें रखता हूँ तो इमेज मेरी लेफ्ट में आएगी। अगर सेंटर वाले सेल में रखता हूँ तो सेंटर में इमेज नजर आएगी, ठीक है। इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जिस तरह से ये है ना, यहाँ पे मैं एक और ये जो इमेज है ये उठा के मैं सेंटर में रख देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें इमेज जो है मेरी वो सेंटर में भी आ गई है, ठीक है। अगर मैंने लेफ्ट में रखनी है तो लेफ्ट वाले सेल लेफ्ट वाले सेल में रख दूंगा मैं इसे, ठीक है। अच्छा जी, होल असाइनमेंट में टेबल यूज करना है, हाँ जी टेबल यूज करना है। मेजरली स्टाइल नहीं यूज करना, या CSS अभी आप यूज ना करें। CSS के बगैर कुछ चीज बना दें मुझे, CV यूज कर बनानी है। तो असाइनमेंट ड्यू डेट ट्यूसडे रखते हैं, यार ट्यूसडे ही है वो, कह लें मंडे रात 12 बजे ट्यूसडे ही है वो, समझ लें आपकी ना ड्यू डेट जो है। अच्छा,
अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अगर कोई सवाल नहीं है इसके बारे में तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में। अच्छा, अब एचटीएमएल फॉर्म्स होते क्या हैं? फॉर्म तो आपको पता है वो क्या होते हैं, ये जो आप रोज भरते हैं अटेंडेंस का फॉर्म, बल्कि खुला ही भी होगा कहीं पे, नहीं खुला हुआ? यहाँ पे नहीं खुला हुआ, ये खुला हुआ अटेंडेंस का फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई होती है, ये कोई टेक्स्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारा है इनपुट फील्ड है, यहाँ पे मैं कोई भी इनपुट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं कोई भी कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने CNIC लिखना होता है, नेम लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसी तरह ये है, इसी तरह ये है डोमेन टेक्निकल, ये भी क्या है, ये इनपुट इनपुट ही है, ठीक है। यहाँ पे चॉइस नहीं है मेरे पास, और नहीं तो और मल्टीपल चॉइस है तो वो मल्टीपल चॉइसेस भी आ सकती हैं, ठीक है। तो जिस तरह से ये फॉर्म है, इस तरह से आपका फेसबुक का लॉगिन का फॉर्म होगा, गूगल का लॉगिन का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म है। लॉगिन के फॉर्म में कम इन्फॉर्मेशन मांगी होती है, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी होती है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। HTML forms are required when you want to collect some data from the site visitor। तो जो फॉर्म्स होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? फॉर्म इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूज होते हैं। किससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए? जो साइट के ऊपर आया है उससे मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इसके लिए HTML फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। बाकी सारी हम क्या कर रहे होते हैं, बाकी सारे तो इन्फॉर्मेशन दे ही रहे होते हैं ना, कोई इमेज होता है, कोई टेक्स्ट होता है या पिक्चर होती है। तो HTML फॉर्म क्या करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन यू वुड लाइक टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट पे कोई रजिस्ट्रेशन करनी हो आपने नए यूजर की, तो उसके लिए उससे इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, हो सकती है, तो आप वो किससे लेंगे? हम HTML फॉर्म से लेंगे। A form will take input from the site visitor and delve and post it back to backend applications such as CGI, ASP script, PHP script, etc. अच्छा, अब फॉर्म HTML क्या करता है? HTML ने खाली इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, और उसको बैकएंड सर्वर पे सेंड कर देना है, और जो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग है ना वो HTML नहीं करती, ठीक है। जो अब कोई बात पूछ रहा था ना किसी ने कि सर PHP और HTML में क्या फ़र्क है, तो PHP हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML खाली चीज़ों को डिस्प्ले करवाती है, और थोड़े बहुत ये जिस तरह से ये सेंड कर दिया डाटा बैकएंड के ऊपर, वो उसने करना है। जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है ना, फॉर एग्जाम्पल लॉगिन का फॉर्म है, लॉगिन के फॉर्म में 2 चीज़ें मांगता है वो, यूज़र नेम और क्या मांगता है, दोनों यूजुअली 3 चीज़ें मांगता है, यूज़र नेम, पासवर्ड, और ये कि लॉगिन रहना है, कीप लॉग्ड इन या लॉगिन नहीं रहना। तो HTML ने क्या करना है, HTML ने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है और बैकएंड पे PHP को दे देनी है। अब PHP का काम है चेक करना कि जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है यूजर नेम पासवर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। HTML ये कभी भी नहीं चेक कर सकता कि यूजर नेम पासवर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो HTML हमें किस लिए चाहिए होती है? सामने चीजें दिखाने के लिए मुझे HTML चाहिए होती है। अच्छा जी, देर आर वेरियस एलिमेंट्स अवेलेबल लाइक टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया फील्ड, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो काफी सारे जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स बनाने के लिए भी आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। The HTML form tag is used to create the HTML form using the following syntax। अच्छा, अभी मैं जल्दी से ना एक दो चीजें बता देता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, और आप समझ भी नहीं आती एक हद से ज़्यादा अगर हम चीज़ देख लें तो मैं जल्दी से थोड़ा सा फॉर्म बना लेते हैं, हम इसको देख लेते हैं। नया पेज बना लेता हूँ मैं, इसको हम फॉर्म रख लेते हैं, इसका नाम HTML, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं एडिट करता हूँ। अच्छा, डॉक टाइप HTML, हेड लिख लेते हैं हम, और इसके अंदर टाइटल लिख लेते हैं, और तो कोई चीज़ चाहिए नहीं हमें यूजुअली। और फॉर्म गेट, ये, और ये बॉडी लिख लेते हैं, और बॉडी के अंदर हमने
फॉर्म डालना है, ठीक है। अच्छा, अब हम फॉर्म किस तरह से यूज करते हैं? फॉर्म के लिए फॉर्म का टैग डाल देते हैं, ठीक है, और ये फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म क्लोज। लेकिन यहाँ पे ना फॉर्म कंप्लीट नहीं होता। अब फॉर्म को ना दो तीन चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। अब इन दो तीन चीजों पे ना मैं आपको बता देता हूँ। अब ये दो तीन चीजें क्या होती हैं? सबसे पहले तो होता है जनाब आपका एक्शन, ठीक है। अब एक्शन क्या होता है? अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं हुआ तो एक्शन बताना जरा मुश्किल होगा। एक्शन में यूजुअली आप जिस तरह से ये लॉगिन की होगी ना, तो लॉगिन की पीएचपी के, अगर मैं पीएचपी की कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ तो और ये फॉर्म लॉगिन का है, तो एक स्क्रिप्ट लिखी हुई होगी, स्क्रिप्ट या कोई कोड लिखा हुआ होगा। ये इस फाइल के अंदर, ये फाइल होगी लॉगिन डॉट पी एच पी। इसके अंदर वो क्या करेगा? इसके अंदर जो भी मैंने फॉर्म से इंफॉर्मेशन लूंगा ना, वो इस लॉगिन डॉट पी एच पी के अंदर प्रोसेस हो रही होगी, ठीक है। ये अब ये है क्या, एक्शन है क्या? असल में ये उस कह लें कोड का, उस कोड की फाइल का एड्रेस होगा जिसने मेरा इस कोड को प्रोसेस करना है, ठीक है। समझ आई इस बात की? तो अभी हम इस स्टेज पे गए नहीं है, जब हम इस स्टेज पे जाएंगे तो इसको डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक्शन में यूजुअली क्या आता है? एक्शन में वो वाली फाइल का एड्रेस आएगा जिसने इस फॉर्म की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, ठीक है। HTML इस फॉर्म की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी के लिए हम हैश रख लेते हैं। हैश का मतलब होता है कि रीडायरेक्ट कर ले इसी जगह पे हो, इसी जगह के ऊपर। अच्छा, दूसरा क्या चीज है? मेथड। अब ये मेथड क्या होता है? यूजुअली दो पॉपुलर मेथड हैं, गेट और पोस्ट, ठीक है। अब मेथड होता है, ये HTTP मेथड है, ठीक है। द HTTP मेथड दैट ब्राउजर यूजेस टू सबमिट द फॉर्म, पॉसिबल वैल्यूज आर पोस्ट। अब पोस्ट क्या करता है? कॉरेस्पॉन्ड टू पोस्ट मेथड, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। जो पोस्ट मेथड है और गेट मेथड, ये दो हमारे पास मेथड होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको डिटेल में देखने लगे तो अच्छा, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। जो गेट मेथड होता है ना, वो आपकी इंफॉर्मेशन को यूआरएल के अंदर भेजता है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना मेरी, नाम, पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड, फॉर एग्जांपल लॉगिन का फॉर्म है, तो वो किस में भेजेगा? वो इसमें भेजेगा, यूआरएल के अंदर, ठीक है। और जो पोस्ट होगा वो यूआरएल के अंदर नहीं भेजेगा। अगर सिंपल टर्म में ये एचटीटीपी हेडर में भेजता है, लेकिन ये यूआरएल में नहीं भेजता, ठीक है। अब मैं सिंपल सा फॉर्म बनाता हूँ एक। अच्छा, सिंपल सा फॉर्म के लिए ना हमें दो चीजें चाहिए होंगी। एक टेक्स्ट इनपुट ले लेते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, मैं लिखता हूँ जनाब यहाँ पे यूजर नेम, और यहाँ पे हम कहते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम रख लेते हैं इसका समथिंग, यूजर नेम। इसको अगर हम चला के देखें क्या आउटपुट आई है, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यूजर नेम, और ये सामने देखें आप, एक ये बन गया है जिसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यूजर नेम में यहाँ पे लिख सकता हूँ। अच्छा, इससे पहले अच्छा अब ये फॉर्म बन गए, इसमें एक यूजर नेम आ गया, तो और हम चीज ले लेते हैं। अब ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, बल्कि इनलाइन एलिमेंट्स का भी आपको बताना है, वो सी से शुरू होती है, तो मैं बता देता हूँ। पासवर्ड और इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, और इसका नेम भी लिख लेते हैं, ठीक है। लॉगिन फॉर्म हो गया। एक और लाइन ब्रेक डाल लेते हैं, अब अजीब सा लग रहा है। स्टाइल वगैरह आप खुद कर सकते हैं इसको।
फॉर्मेटिंग वगैरह थोड़ी सी हमने देख ली है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे इनपुट यूजर नेम डाला है ABC और पासवर्ड डाला है 1 2 3। अच्छा मुझे ना वो चाहिए होगा, एक बटन चाहिए होगा, मैं बटन डाल देता हूँ अभी, ठीक है। ये हम कल देखेंगे बटन करता क्या है। इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सबमिट, इसको भी मैं ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि जब भी मैं लॉगिन, इसको लॉगिन का बटन करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूजर नेम देता हूँ, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है, और मैं पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है, माज अहमद, ठीक है। अब ये पासवर्ड मेरा काफ़ी कीमती पासवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, मेथड गेट, ठीक है। अगर मैं इसको पोस्ट करता हूँ, लॉगिन का बटन दबाता हूँ, तो देखें क्या होगा। अच्छा वो रिफ्रेश नहीं हुआ था, इसको मैं लॉगिन का बटन दबाता हूँ तो देखें क्या हुआ। क्या हुआ, ये मैं मैग्नीफायर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, अब ये यहाँ पे मेरा फॉर्म पड़ा था .html। अब इसने आगे क्या किया, गेट वाले मेथड ने, गेट वाले मेथड ने जो मेरा था ये यूजर नेम, इसको इसने माज अहमद एट को उसने कन्वर्ट किया परसेंटेज में, %40 gmail.com, ये यूजर नेम था मेरा। और जो पासवर्ड है माज अहमद मैंने लिखा हुआ था वो उसने साथ ही भेज दिया, ठीक है। तो ये यूआरएल में, अब यूआरएल से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, इसका मतलब जो भी मेरे नेटवर्क के ऊपर होगा हर बंदे को, हर बंदा इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और ये बिल्कुल सेफ तरीका नहीं है पासवर्ड वगैरह या इस तरह की चीज़ें भेजने का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम, अब गेट क्या करता है, गेट ये वाला काम करता है, गेट जो है वो यूआरएल के अंदर इन्फॉर्मेशन भेज देता है, ठीक है। अब पोस्ट क्या करेगा, पोस्ट पोस्ट जो होगा वो HTTP हेडर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो उसमें क्या होता है कि मुझे यूआरएल के अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आती, ठीक है। अगर मैं वही वाला काम करता हूँ, मैं वो अपना असली वाला पासवर्ड लिख दूँ बेशक यहाँ पे, तो ये लॉगिन करूँगा मैं, तो यहाँ पे देखें कोई चेंजेस नहीं हुई, ठीक है। तो ये हमारा गेट का जो मेथड है वो ये वाला काम करता है, और पोस्ट का मेथड ये काम करता है, ठीक है। बाकी यहाँ से हम इसको डिटेल में बल्कि शुरू से ही इनपुट यूजर नेम पासवर्ड कैसे लिखते हैं तो ये हम कल यहाँ पे देख लेंगे। इसको कोई सवाल है आपके तो वो कर लें, ठीक है। हाँ जी, ये मैंने स्लैक पे शेयर कर दिया है, जनरल के ऊपर और समरी के ऊपर ये सारा कुछ लिख दिया मैंने। इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, समरी में आप समरी देख लेंगे। अगर आज इसका कोड रेफरेंस चाहिए तो वो जनरल के अंदर 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं, ऊपर नीचे ही पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उनको आप देख सकते हैं। समझ नहीं आ रही, किस चीज़ की समझ नहीं आ रही आपको? सर ये फॉर्म्स के एट्रीब्यूट दोबारा एक्सप्लेन करते हैं यार, ये कल हम दोबारा इसको देख लेंगे। अच्छा ये दो चीज़ें, एक्शन और मेथड, ठीक है। मेथड होता है कि मैंने बैक एंड पे एक चीज़ किस तरह से भेजी है, इन्फॉर्मेशन को भेजना है कैसे बैक एंड के ऊपर। जो एक्शन है वो एड्रेस होता है, एक्शन को ना आप अभी छोड़ दें, ये जब हम PHP पढ़ेंगे ना तब इसको डिटेल में देखेंगे कि एक्शन को, एक्शन का यूज़ क्या है, एक्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं। जो मेथड है ना वो होता है दो दो तरीके के कॉमन मेथड यूज करते हैं, पोस्ट या गेट। अच्छा पोस्ट क्या करता है, पोस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म में मैं, किधर गया फॉर्म, ये फॉर्म है। अब इस फॉर्म में मैं कोई चीज करता हूँ ना, कोई भी चीज यहाँ पे लिखूंगा, लॉगिन करता हूँ, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे यूआरएल में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अगर गेट करता हूँ इसको, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले एक बार। अब इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे यूआरएल में आ रही होगी, ये देखें, ये यूआरएल में मेरी माज अहमद यूजर नेम आ गया और पासवर्ड मैंने AST लिखा था वो पासवर्ड भी मुझे नजर आ गया। तो ये मेथड क्या करता है, मेथड
गेट मेथड यूआरएल में इंफॉर्मेशन भेजता है, जो पोस्ट मेथड है वो एचटीटीपी हेडर में भेजता है, यूआरएल में नहीं भेजता। ठीक है, एक्शन को हम बाद में देख लेंगे, और बाकी जो ये चीजें हैं ये हम कल देख लेंगे और इसको जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, एक्शन स्टार किस लिए यूज करते हैं? अच्छा, ये स्टार, ये हैश टैग का मतलब होता है कि इसी जगह पे वापस आए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं रखता हूँ http www.google.com लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ और मैं लॉगिन करूँगा तो देखें क्या होगा कि वो google.com के ऊपर लेके जा रहा है मुझे। अच्छा, ये लेके क्यों नहीं गया? क्योंकि मैंने शायद एड्रेस नहीं सही लिखा हुआ। एड्रेस तो मेरा सही है। अच्छा, ये आगे पीछे हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये, अच्छा अब यहाँ पे देखें ये इसने क्या किया, google.com के पास चला गया और उसको ये यूजर नेम और पासवर्ड भी बता दिया मुझे। ठीक है, ये यूजर नेम ये है और पासवर्ड ये है। अब मैंने कुछ सेंड नहीं किया तो ये एक्शन करता है क्या, ये उस जगह लेके जाता है। तो जब मैं हैश लगाता हूँ ना, हैश टैग लगाता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि इसी स्क्रिप्ट के ऊपर वापस लेके आए मुझे। ठीक है, तो अब मैंने हैश टैग लगाया हुआ। अब मैं वैसे अब लॉगिन करूंगा, गूगल पे जा रहे हैं, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं लॉगिन करूंगा तो ये वापस लेके आ रहा है हैश टैग। सर ये फाइल भी शेयर कर दें? चले मैं ये फाइल भी शेयर कर देता हूँ। सर पीपीटी स्लाइड सेंड कर दें, लेक्चर रिपीट करना है। यार पीपीटी स्लाइड मैं नहीं दे सकता आपको, ये पीआईटीबी ने हमें मना किया हुआ है देने से। तो ये जितनी भी चीज़ है, जितनी की सारी चीज़ें ये पढ़ी हैं यहाँ पर W3 कोर्स में। और बल्कि आपने नोट किया होगा, मैंने स्लाइड से इतना ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं है, स्लाइड से मैंने रेफरेंस लिया है और सारा कुछ प्रैक्टिकल इस कोड के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इस कोड के अंदर लिखा हुआ है, या फिर मैंने आपको समरी भी दे दी है। ठीक है, ताकि आपको ज़रूरत भी ना पड़े किसी चीज़ की। ठीक है, ये मैं कोड अपलोड कर देता हूँ, इसको हम बंद कर देते हैं। विच कोड शोज पासवर्ड एज, अच्छा जो ये है ना, ये करता है ये इनपुट टाइप, अगर मैं पासवर्ड रखता हूँ ना तो वो टेस्ट को जो टेक्स्ट है उसको वो गायब कर देता है। ये मैं फाइल दे देता हूँ, कल हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। किधर है ये फॉर्म है, इसको मैं स्लैक के ऊपर रख देता हूँ, यहाँ पे नहीं, जनरल में मूव करना मैंने। अच्छा यहाँ पे रखना है हमने, सिंपल फॉर्म एग्जांपल। अच्छा, ये कल हम इसको डिटेल में देखेंगे फॉर्म को, क्या आज हमारे पास टाइम ही रहा इतना। तो आप असाइनमेंट पे बेशक काम शुरू कर दें, इतनी बड़ी वैसे असाइनमेंट नहीं है। अगर आप शुरू से भी करें ना, मतलब आपको HTML नहीं आती फिर भी आप करें तो मेरे ख्याल में आपको 1 घंटे के अंदर ये वाला काम आप कर लेंगे, असाइनमेंट जो मैंने आपको दी। ठीक है, एक वेबसाइट भी स्टार्ट कर दें HTML की स्क्रैच से, ताकि एंड तक कोर्स उसको बना लें। यार ये वेबसाइट आपने स्टार्ट करनी है, ये मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। ये अभी छोटी छोटी असाइनमेंट है ना, जिस तरह से इसको यही बिल्डअप होती जाएंगी और फिर आप वेबसाइट भी बड़े आराम से बना सकते हैं। आप अगर वेबसाइट को कह रहे हैं कि एप्लीकेशन आपने बनानी है, तो हम PHP जब पढ़ते हैं ना तो उसके एंड पे हमने ना कोई एप्लीकेशन बनानी होती है यूजुअली। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आप ये बना सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, उसका उसके लिए हम कह लेंगे रिक्वायरमेंट्स भी है मेरे पास पड़ी हुई, जनरल से रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप बना लेते हैं। ठीक है, चलें कल मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर अल्लाह हाफिज़।